डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक चल रहा था जाति और सामाजिक गतिशीलता। अपने जातियों की अगर बात करें तो जो जातियों की संख्या है वह निश्चित नहीं है, हज़ारों की संख्या में है। और इससे पूर्व जो अपने टॉपिक पढ़ा था वर्ण व्यवस्था, उसका अपने बात करें तो उसमें वर्ण जो थे उनमें 4 ही दिए गए थे। लेकिन जातियों की अगर बात करें तो जातियां निश्चित संख्या में नहीं है, हज़ारों की संख्या में हैं। जाति व्यवस्था में अगर अपने देखें तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसी वर्ण व्यवस्था ने समय के अनुसार परिवर्तन आया और उसी हिसाब से उसने किसका रूप ले लिया, जाति का रूप ले लिया। इसमें हमें एक उदाहरण भी दिया गया था। उदाहरण किसका था? स्वर्णकारों का। जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायी वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में नहीं रखा गया था, बल्कि उन्हें किस व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ दिया गया, किस वर्गीकरण के अंतर्गत जोड़ दिया गया था? तो उन्हें जाति के वर्गीकरण के अंतर्गत जोड़ दिया गया था। और वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, जैसे कुंभकार है तो वो सभी उसी कार्य से जुड़ी हुई, स्वर्णकार है तो सोने के कार्य से या अन्य प्रकार के कार्यों से, जैसे एक ही कार्य से वे जुड़ी हुई हो, एक ही प्रकार के जीविका के साधन से जुड़ी हुई हो, उन्हीं को मिलाकर बाद में क्या रूप बन गया उनका, या क्या रूप दिया गया? उन्हें श्रेणियों का रूप दिया गया था। यहाँ तक अपने टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद है, हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि मंदसौर, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। मंदसौर से मिला अभिलेख, कब का है ये अभिलेख? तो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का ये अभिलेख है, जो कहाँ मिला है? मंदसौर मध्य प्रदेश में मिला है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे। जो कहाँ से आए थे? जो रेशम बुनकर थे वो लाट से आए थे, और लाट कहाँ? गुजरात में है, तो वे लाट से यहाँ आए थे और वहाँ से मंदसौर चले गए, यानी कि यहाँ से वे कहाँ आ गए थे? मंदसौर मध्य प्रदेश में आ गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? जहाँ वे पहुँचे मंदसौर की अगर अपने बात करें तो उसे दसपुर कहा जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधुओं यानी कि जितने भी परिवारजन थे, समाज के लोग थे, उन सभी के साथ संपन्न की थी। कहाँ से? लाट से दसपुर यानी कि मंदसौर तक वे पहुँचे थे, अपने बच्चों को लेकर, अपने बांधुओं को लेकर पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। जो रेशम बुनकर थे उन बुनकरों ने मंदसौर के जो शासक था उस शासक की महानता के बारे में सुना था, इसीलिए वे उस राज्य में बसना चाहते थे, मंदसौर जाना चाहते थे। यह अभिलेख कौन सा? मंदसौर का। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जो श्रेणियों का स्वरूप था उसके बारे में भी हमें यह अभिलेख जानकारी देता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। शिल्प यानी कोई भी व्यक्ति है वह किस कार्य में महारत हासिल किए हुए है, उसी कार्य के आधार पर उसे श्रेणी की सदस्यता प्राप्त होती थी। जैसे स्वर्णकार है, कुंभकार है, तो वो अगर उसी कार्य में निपुण होगा तो उसे श्रेणी जो व्यवस्था थी उसकी सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। कुछ सदस्य
अन्य जीविका भी अपना लेते थे। कुछ एक ऐसे सदस्य भी होते थे जो अपने मूल कार्य को छोड़कर अन्य प्रकार का कार्य करना प्रारंभ कर देते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। जो श्रेणी के सदस्य होते थे, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। जो यहाँ श्रेणी में नहीं थे उनसे संबंधित नहीं है। ये किसके बारे में कह रहा है भी? जो श्रेणी के सदस्य थे, वे सदस्य क्या करते थे? अपने मुख्य व्यवसाय के अलावा अन्य चीज़ों में भी सहभागी होते थे, अन्य प्रकार के कार्य भी कर सकते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प क्रम से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने का पर खर्च किया था। अगर इनकी बात करें, जो लोग किससे जुड़े हुए थे? श्रेणियों से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने क्या किया था? जो सामूहिक रूप से वे शिल्प क्रम करते थे, जो कार्य करते थे, उससे जितना भी धन आता था, सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता था, उस कार्य से जितना भी धन आता था, उस धन को वे सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनाने पर खर्च कर देते थे। यहाँ पर टॉपिक बताया गया है भी वणिकों की स्थिति क्या थी। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया गया है। अब आपसे ये पूछा जाए वणिक क्या है, वणिक किन्हें कहेंगे? तो जो व्यापारी थे, व्यापारियों को क्या कहा जाता था? वणिक कहा जाता था। और किस में कहा जाता था? तो संस्कृत ग्रंथों में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। इसके अलावा अभिलेखों में भी कहीं कहीं अभिलेखों में भी व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया गया है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वेश्यों की जीविका बताया गया है। यानी कि जो व्यापारिक कार्य है, वे कौन सा वर्ण जो है वह व्यापारिक कार्य करेगा? तो वह वैश्य वर्ग जो है वह क्या करेगा? व्यापारिक कार्य करेगा। और ये किस में बताया गया है? शास्त्रों में बताया गया है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम। ये शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक है मृच्छकटिकम। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में इसे लिखा गया था। शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। तो जो नाटक है शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम, इस नाटक में एक नायक है चारुदत्त नाम का। किस नाम का? चारुदत्त नाम का एक नायक है, यानी कि मुख्य व्यक्ति जो है। नायक का अर्थ यहाँ पर मुखिया लेंगे अपने, ठीक है। ये जाति से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? मुखिया से संबंधित है। नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। क्या बताया गया उसे? ब्राह्मण वणिक, यानी कि ब्राह्मण है लेकिन वह कार्य किसका कर रहा है? व्यवसायिक कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? व्यवसायिक या व्यापारिक कार्य कर रहा है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है। 5वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में 2 भाइयों के नाम मिले हैं, जिसमें से एक भाई को तो क्षत्रिय कहा गया है और एक को क्या कहा गया है? वणिक कहा गया है। तो यहाँ पर क्षत्रिय का अर्थ क्या है? भी एक भाई तो जो था वह न्याय करने का या रक्षा करने का कार्य करता था, और दूसरा भाई जो है वणिक, यानी कि वह किससे संबंधित कार्य करता था? व्यापारिक संबंधी कार्य करता था। इसीलिए उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? वणिक शब्द प्रयोग हुआ है। जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था, और इन दोनों भाइयों ने मंदिर निर्माण के लिए धन दिया था। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा 4 वर्णों से परे एकीकरण। तो उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ही ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
अगर पूरे उपमहाद्वीप की बात की जाए तो पूरे उपमहाद्वीप में प्रत्येक जगह अपने कहें अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन है वह देखने को मिलते हैं, यानी कि पूरे उपमहाद्वीप में विविधताएं देखने को मिलती है। और विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा एक ऐसे समुदाय भी देखने को मिल रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि ऐसे समुदाय जो ब्राह्मणों की विचारधाराओं को नहीं मानते, ऐसे समुदाय भी देखने को मिल रहे हैं। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। तो ऐसे समुदाय जो ब्राह्मणीय विचारों का समर्थन नहीं करते हैं, ब्राह्मणीय विचारों को नहीं मानते हैं, उन समुदायों के लिए संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे उन्हें विचित्र कहा गया है, उन्हें असभ्य कहा गया है और उन्हें पशुवत कहा गया है। ठीक है, तो असभ्य यानी कि जिन्हें का सलीका न हो, पशुवत पशु के समान, विचित्र आप समझिए भी देखने में भी अलग प्रकार के वो विचित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में किन लोगों के लिए किया गया है? उन लोगों के लिए किया गया है जो ब्राह्मणीय विचारों को नहीं मानते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के लिए हैं। वन प्रांतर यानी कि ऐसे लोग जो वनों में बसते हैं, उन लोगों के लिए इस प्रकार का जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, जिसमें विचित्र, असभ्य और पशुवत नाम आता है। इस प्रकार के शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया गया है, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीविका निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, कंदमूल खाकर या संग्रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? विचित्र, असभ्य, पशुवत आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। एकलव्य भी इसका उदाहरण है। एकलव्य जो गुरु द्रोणाचार्य से मिलता है और उन्हें अपना गुरु बनाना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। इससे संबंधित जो कहानी थी वो अपने पूर्व में कर चुके हैं। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं डाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें म्लेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे लोग जो संस्कृत भाषा के अनुसार या उस साहित्य को या संस्कृत साहित्य को नहीं मानने वाले थे, या ब्राह्मण जो रीति रिवाज है उन्हें नहीं मानने वाले थे, उनके लिए म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। इसी प्रकार की एक महाभारत की जो कथा है वह हमें इसके अंतर्गत दी गई है। तो कथा में क्या बताया गया है? बाघ सदृश पति, यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्धत कहानी का अंश है। पांडव गहन वन में चले गए थे, यानी कि जहाँ वन जो है वो पर्याप्त मात्रा में थे वहाँ चले गए। थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे रखवाली करते थे, यानी कि सभी पांडव सो गए थे लेकिन भीम जो था वह रखवाली के लिए जागृत रहता था। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों के मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भेजा था।
भी जब गहन वन में पांडव चले गए तो एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की जो मानुष गंध थी वह मिली, तो उसने अपनी बहन हिडिंबा को कहा भी आप जाओ और उन्हें पकड़कर लेकर आओ। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया और भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भीम ने हाथों हाथ उसे अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। राक्षस यानी कि जो हिडिंबा का भाई था वह वहां गया और वह मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती वगैरह करने चाहता था। किससे? भीम से। और भीम ने इस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार कर लिया और भीम ने उसका वध कर दिया यानी कि राक्षस को मार दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। यह बात हिडिंबा ने किसको कही? कुंती को कही थी। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। ये शर्त युधिष्ठिर ने रखी। क्या शर्त थी? भी दिन भर भीम किसके साथ रहेगा? हिडिंबा के साथ, और रात्रिकालीन वह उनके पास आ जाएगा। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम क्या था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। और जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय जब घटोत्कच की आवश्यकता पड़ी तो घटोत्कच पांडवों की सहायता के लिए उपस्थित भी हुआ और अपने प्राण भी त्याग दिए थे। तो बच्चों, इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।